फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, अच्छा अच्छा धुआं है ना, जो लोग करके उड़ा देते हैं, वो भी तो वही है, हवा में जाके मिलता है, उससे वायु प्रदूषित हो रही है। मान लो मैं गया दुकान पे, मैंने एक ब्रेड उठाया, मैंने बोला ये ब्रेड कब बना है, कब खराब होगा, कितने का है। अगर सामने वाला चिढ़ के बता रहा तो ये तो उसकी गलती है, उसकी ड्यूटी है, वो मुझे बताएगा। मैं आपको ये वादा करता हूँ, इस लेक्चर को देखने बाद आपको और कोई दूसरी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं आएगी। हाँ जी मेरे दोस्तों, तो क्या हाल चाल, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, और आपके लिए हम पेस का वन शॉट लेकर आ गए हैं, जहां पर हम लोग क्लास 11th के नए चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये वादा करता हूँ, इस लेक्चर को देखने बाद आपको और कोई दूसरी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं आयुष सिंह आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता है, और बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ बिना किसी एक्स्ट्रा बातों के, ठीक है। हाँ, जो तुम सोचे थे वो नहीं। चलो, आज अगर तुम बात करोगे तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नैतिकता। उसका जो है हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्त, उसका जो है हम लोग वन शॉट करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वन शॉट, ठीक है। वन शॉट में इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। वन शॉट में जो है हम लोग इस पूरे चैप्टर को करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चैप्टर का नाम है व्यवसायिक उत्तरदायित्व और सामाजिक नैतिकता, यानी कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। क्या बोलते हैं इसको, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ठीक है। तो अब जैसे ही आप आते हो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व जहां आपको सुनने को मिलता है, ठीक है। जहां ही आपको ये सुनने को मिलेगा सामाजिक उत्तरदायित्व, वहां आपके कान खड़े होने चाहिए और इतना समझ आना चाहिए, समाज का मतलब समाज, है ना, सामाजिक का मतलब समाज जैसे हम लोग, और उत्तरदायित्व तो प्रत्येक व्यवसाय का समाज के प्रति कोई ना कोई छोटा छोटा उत्तरदायित्व होता है। मतलब जैसे देखो, सीधी बात है, बिजनेस करने के लिए रॉ मटेरियल वो कहाँ से लेके आता है, कच्चा माल समाज से लेके आता है। अब जाहिर सी बात है, अगर रॉ मटेरियल कच्चा माल तुम समाज से लेके आ रहे हो, तो व्यवसाय का भी तो ये फर्ज बनता है, उत्तरदायित्व बनता है कि वो समाज को कुछ अच्छा दे बदले में, बनता है कि नहीं, है ना। तो ये वही बात करता है, ठीक है। तो देखो, सामाजिक उत्तरदायित्व का यहाँ पे आपको मतलब बता रहा है, क्या कह रहा है, सामाजिक उत्तरदायित्व का आपको क्लियर ये मतलब बताता है। इसके कहने का सीधा मतलब है कि समाज के उद्देश्य और मूल्यों के अनुसार नीतियां लागू करना, है ना। यानी कि समाज के उद्देश्य और मूल्यों के अनुसार, ठीक है, नीति लागू करना और निर्णय लेना और कार्य करना, ठीक है। मतलब इसका क्लियर ये कहने का मतलब है मेरे दोस्त, इसका क्लियर ये कहने का मतलब है कि भाई देखो, जो करो समाज के लिए करो, ठीक है। अगर बिजनेस कर रहे हो तो इस तरीके से करो जिससे समाज को कोई क्या नुकसान ना हो, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली ये कहता है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब आपको अर्थ समझ में आया। अब आगे देखोगे तो देखो, व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा का अर्थ क्या बोल रहा है, समाज की आवश्यकताओं, ठीक है, समाज की आवश्यकताओं, मतलब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ आएंगी चीज़ें। समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समझना या मान्यता देना है। मतलब कि देखो, सीधी सीधी बात कि समाज को धोखा मत दो। समझो कि समाज एक बिजनेस से चाहता क्या है। देखो, हम एज अ कस्टमर, एक समाज व्यवसाय से क्या चाहता है कि हम जो पैसा उसको दे रहे हैं बदले में अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मिले, जाहिर सी बात है। तो वही तो बोल रहा है, समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समझना एवं मान्यता देना, है ना। हमें समाज के लिए कार्य करना चाहिए। अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनसे हम पैसा चार्ज करते हैं तो उसी पैसा का बढ़िया प्रोडक्ट देंगे। ये नहीं कि कुछ भी थमा दिया, ये नहीं कि दवा ला रहे हैं उस पर चिट लगा के एक्सपायरी डेट की दवा है उसको बेच रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो यही समझना, ये समझना कि व्यवसाय से एक समाज चाहती क्या है, ठीक है। तो 1965 में दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के अनुसार व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व ग्राहकों, कर्मचारियों, अंशधारियों और समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन जो है आपके लिए बनती है एमसीक्यू, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये लाइन जो है आपके लिए एमसीक्यू बन जाएगी, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि ये एमसीक्यू है, ठीक है। मैंने बॉक्स बनाया है तो ये एमसीक्यू, हालांकि हम ये चीज़ तो हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये आपके लिए ये लाइन क्या है दोस्त, ये लाइन है आपके लिए एक एमसीक्यू, ठीक है। अब देखो, व्यवसाय क्या बोल रहा है, व्यवसाय स्वयं उद्देश्य नहीं है बल्कि मनुष्य के कल्याण और समग्र विकास का साधन है, ठीक है।
व्यवसाय कोई उद्देश्य नहीं है, यह मनुष्य के कल्याण और विकास का साधन है। क्योंकि देखो कहीं भी व्यवसाय होगा, है ना, कहीं पर भी व्यवसाय होगा तो वहां पर लोगों की जरूरत पड़ेगी। अभी मान के चलो कि मैं एक किसी पिछड़ी जगह पर जाता हूँ, ठीक है, मैं किसी एक पिछड़ी जगह पर जाता हूँ और वहाँ फैक्ट्री लगा दूँ, वहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा, मुझे लोगों की ज़रूरत आएगी, जाहिर सी बात है कि नहीं। अगर मैं कहीं फैक्ट्री लगाऊं तो मुझे वहाँ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लोग आएंगे मेरे यहाँ काम करेंगे, ठीक है, लोग आएंगे मेरे यहाँ काम करेंगे, और जब वो मेरे यहाँ पर आ करके काम करेंगे तो तुम एक बार सोचो कि क्या वो फ्री में तो काम नहीं करेंगे, उनको बदले में पैसे मिलेंगे, बिल्कुल, है ना। तो वही कहता है, ठीक है। अब जिसमें आता है सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार, तो सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार की बात हो रही है। तो इसके कितने प्रकार हैं, आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसके 4 प्रकार हैं, ठीक है। कितने प्रकार में इसको बांटा गया है, इसको जो है 4 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है, 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। जिसमें सबसे पहला आता है आर्थिक उत्तरदायित्व यानी कि इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक का मतलब है, अब इतना तो आप चैप्टर 1 में समझ चुके हो आर्थिक और अनार्थिक क्या होता है। तो जब भी हम लोग पैसा या लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वो आर्थिक क्रिया है ना। तो ये आर्थिक उत्तरदायित्व है, यानी कि व्यवसाय का सबसे पहला उत्तरदायित्व है कि आर्थिक रूप से समाज को सहायता दे, है ना। व्यवसाय का मुख्य कर्तव्य समाज को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, और उनका लाभकारी मूल्य पर विक्रय करना है। मतलब कि अगर वो 5 रुपया, ठीक है, अगर वो 5 रुपए खर्च कर रहे हैं तो उनको वो 5 रुपए लायक प्रोडक्ट मिले, ये नहीं कि 5 रुपए खर्च कर रहे हैं और 2 रुपए के जैसा प्रोडक्ट दे रहे। इन दी सेंस क्लियर कहने का मतलब है कि वो जितना पैसा खर्च करे उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे दूध का विक्रेता गुणवत्तापूर्ण दूध उचित दाम में ग्राहकों को उपलब्ध कराता है, ठीक है। सीधा कहने का मतलब यह है ना कि वो जितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं उनको उसके लायक प्रोडक्ट मिले, ठीक है। नेक्स्ट आता है कानूनी उत्तरदायित्व। कानूनी उत्तरदायित्व का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यवसाय को, देखो व्यवसाय हो या व्यक्ति हो, हर किसी को कानून के दायरे में रह के काम करना होता है, क्योंकि कानून का दायरा अगर क्रॉस करोगे, उल्लंघन करोगे तो तुम पे जो है कानूनन कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यवसाय का कुछ कानूनन उत्तरदायित्व होता है जो उनको मानना पड़ता है। अब जैसे टैक्स चोरी करोगे तो दिक्कत है ना, टैक्स भरना पड़ेगा। फिर क्या है, फैक्ट्री में ज़्यादा जो तुम्हारे फैक्ट्री से धुआं निकलता है चिमनी से, भाई वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण मत करो, हद से ज़्यादा प्रदूषण करोगे तो सरकार रोक लगा देगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको कानूनन उत्तरदायित्व होते हैं देश के जो आपको मानने पड़ेंगे। तो व्यवसाय को देश के कानूनों का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि ये समाज के हित में बनाए गए हैं, ठीक है। उदाहरण, कर नियमों का पालन, फैक्ट्री में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी देना और सुरक्षा नियमों का पालन करना। अब जैसे देखो न्यूनतम मजदूरी मतलब जैसे वेजेस एक्ट होता है, ठीक है, एक कानून है जहां पर बोला गया है क्लियरली, जहां पर क्या बोला गया क्लियरली, ये बोला गया मेरे भाई कि अगर आप, ठीक है, अगर आप मजदूर को 500 रुपए से कम घंटा देते हो तो आप पे कानूनन कार्रवाई की जाएगी। तो ये क्या है, ये सब लॉ है, बहुत सारे ऐसे लॉ बने हैं। अगर आपका जो फैक्ट्री है उसमें बहुत ऐसा रिस्की काम होता है, बिजली विभाग का काम है जहाँ पे बहुत बड़ा जोखिम है, आप उनको प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं दे रहे हो, उनको वो सामान नहीं दे रहे हो जिससे उनकी सुरक्षा हो सके, रबड़ ग्लव्स नहीं दे रहे हो, रबड़ शूज नहीं दे रहे हो, तो उनको अगर कभी करंट लगता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, बिजनेस की होगी, क्योंकि आपने उनको सही चीज नहीं दी थी जब वो कार्य कर रहे थे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही बोला कि आप अगर व्यवसाय करते हो तो आपको कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा, और कानून का पालन वैसे भी हर कोई करता है। फिर आता है नैतिक उत्तरदायित्व, ठीक है। नैतिक उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि अब जैसे होता है ना, हमें पता होता है जब भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो हमें बोध होता है कि ये सही कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये हम लोग कर क्या रहे हैं, हमें पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। मतलब ये होता है, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोलूँ, ठीक है, कि मैं गन्ने का जूस बेचता हूँ, ठीक है, और गन्ने के जूस में 70% पानी होता है, 30% चीनी होता है, गन्ना का जूस है नहीं, तो और उससे मैं बहुत पैसे कमा रहा, तो ये नैतिक रूप से मुझे तो पता है कि मैं ये गलत कर रहा, हाँ कि ना, मुझे पता है ना, तो नैतिक रूप से तो ये गलत है। अगर मैं कस्टमर से पैसे ले रहा तो मुझे उनके पैसे के हिसाब से उनको प्रोडक्ट भी देना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो वो यहाँ बोलता है, देखो वह व्यवहार जो कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है लेकिन समाज अपेक्षा करता है, इसे निभाने के लिए
स्वेच्छा और नैतिकता की जरूरत होती है। ठीक है, विज्ञापन में धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना, मतलब अब ये बहुत नॉर्मल है। ठीक है, लोगों को समझना चाहिए कि रिलीजन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप थोड़ा भी बोलोगे तो बहुत ज्यादा आग भड़क सकती है। ठीक है, तो इसीलिए समझो भाई, तुम अगर बिजनेस हो तो तुमको कुछ भी ऐसा टिप्पणी नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं छापना है जिससे लोगों की मानसिकता पे प्रभाव पड़े, उनका जो सेंटिमेंट होता है ना उन पे उनको चोट पहुंचे। तो ऐसा कार्य नहीं करना है। अपने नैतिक से समझो कि क्या सही है और क्या गलत है, उस हिसाब से काम करो। ठीक है, ये 3 हुआ। और ये लास्ट इसके बाद आता है आपका क्या, विवेकशील उत्तरदायित्व। ठीक है, डिस्क्रिशनरी या फिलेंथ्रोपिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या है, ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। ठीक है, और सामाजिक भलाई के लिए किए जाने वाले कार्य। प्रबंधकों का कर्तव्य है कि संसाधनों का सही उपयोग करे और सामाजिक हित में कार्य करे। ठीक है, यानी कि सीधे बात है भाई कि जो भी तुम कमा रहे हो, ठीक है, उसका पूरा अच्छे से इस्तेमाल करो और सामाजिक हित में, मतलब सामाजिक हित का मतलब समाज के भले के लिए काम करो। सर समाज का भला कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, तुमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, चलो भाई फ्री में हम लोग हम लोग ना एक मेडिकल कैंप लगवा दिया हमने। ठीक है, मेडिकल कैंप क्यों? मेडिकल कैंप में लोग जिनको कोई भी दिक्कत है, डॉक्टर्स आएंगे, 2 डॉक्टर आएंगे, लोगों को पूरा हेल्थ चेकअप करेंगे, जो दिक्कत होगी दवाइयाँ लिख के दे देंगे फ्री में, है ना। या फिर मान लो फ्री नहीं कर सकते, 20-20 रुपए में सबका हेल्थ चेकअप करवा दो, बहुत नॉमिनल कॉस्ट है कि नहीं? 20 रुपया क्या ही आज के दिन डेट में, तुम ऐसे ही खा जाते होगे 20 रुपया, 20 तो कुछ भी नहीं है। तो 20 रुपए में अगर तुम ऐसा ट्रीटमेंट दिलवा रहे हो लोगों को हर महीने में एक बार, तो ये समाज के भले के लिए है। लेकिन क्या इसके लिए कोई तुमको बोलने आएगा? एज अ बिजनेस कोई तुमको बोलेगा कि बिजनेस तुमको ये करना चाहिए? नहीं, तुम्हें खुद समझना होगा और ये काम करना होगा। तो इसीलिए बोला पूरी तरह स्वैच्छिक है, पूरी तरह बिजनेस के ऊपर है। ठीक है, अब देखो, अब आता है सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क। अब समझना मेरी बात को, ठीक है, समझना मेरी बात को। पहले जो था ना, एक होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्या बोला मैंने? CSR होता है। ठीक है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ एक लॉजिक। मान लो एक कौन है, मान लो एक है मिस्टर ए, ठीक है, और एक है मिस्टर बी। ठीक, एक कौन है? एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। ठीक, ठीक है, अब देखो, अब क्या है, ये जैसे है ना, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों लोग हैं, दोस्त है समझो, ये दोनों आपस में बात करते हैं। ठीक, एक बोलता है हमें समाज के भले के लिए कार्य करना चाहिए, दोनों का अपना अपना बिजनेस है और दोनों आपस में बात करते हैं। एक बोलता है हमें समाज के भले के लिए कार्य करना चाहिए, एक बोलता है हमें नहीं करना चाहिए। ये बोलता है मतलब ये ना उसके पक्ष में है। ठीक है, ये जो है ये पक्ष में है, ये बोलता है कि भाई हमें समाज का भला करना चाहिए। ठीक है, हमें समाज का जो है भला करना चाहिए, ये फेवर में है। ठीक है, ये क्या है, ये बोलता है अगर देखो हम समाज का भला हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अगर समाज की देख रेख नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम लोग सामान तो वहीं से, अभी तुम ही सोचो ना, लेस बनता है ना, लेस के लिए आलू कहाँ से लाए जाते हैं? किसान के पास जाना पड़ता है। किसान क्या समाज का हिस्सा नहीं है? तो तुम उसी के पास से जब कच्चा माल लेके आ रहे हो तो उसको अच्छा प्रोडक्ट देने में या उससे उसका अच्छाई करने में क्या बुराई? ये इसका कहना है। ये बोलता है नहीं नहीं, हम भाई विरुद्ध हैं, हम विपक्ष में हैं तुम्हारे। ठीक है, हम विरोध करते हैं। ये कहता है मैं तुम्हारा विरोध करता हूँ, मैं तुम्हारे अगेंस्ट में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 नज़र से देखेंगे, हम लोग 2 नज़र से देखेंगे। एक होगा मिस्टर ए जो है इसके पक्ष में होगा सामाजिक उत्तरदायित्व के, एक होगा मिस्टर बी जो सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में नहीं होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आता है दोस्त, यहाँ पर आप देखोगे तो पक्ष में तर्क करी जा रही है ना, सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में। मतलब यहाँ पर आपको जो बातें बताई जाएंगी ना, वो सारी बातें वो बताई जाएंगी, मतलब वो सारी बातें आपको वो बताई जाएंगी कि सामाजिक उत्तरदायित्व हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमें सामाजिक उत्तरदायित्व क्यों पालन करना चाहिए, पक्ष में तर्क ये बताएगा। ठीक है, अस्तित्व एवं विकास, जिसमें सबसे पहला आता है अस्तित्व एवं विकास के औचित्य के लिए, मतलब बिजनेस को अच्छे तरीके, देखो सीधी बात तुम समझना। ठीक है, एक नॉर्मल बात है, एक अच्छा एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ। अगर तुम्हारा दुकान है, ठीक है, और तुम कस्टमर से पैसा तो पूरा ले लेते हो कि भाई पैसा तो दो, लेकिन तुम उसको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं देते हो, तो तुम्हारे पास कस्टमर कब तक आएंगे? खुद सोचो, तुम्हारा बिजनेस कितना आगे जाएगा, तुम ही सोचो ना। नहीं समझ पा रहे ना? ओके,
तुम अपने आप को कस्टमर बना लो, ठीक है। और तुम अब इमेजिन करो कि हम सामने वाले से को पैसा तो पूरा देते हैं लेकिन वो हमको सामान सही ढंग का नहीं देता, तुम उसका लंबे समय तक जाओगे? नहीं जाओगे। क्या कोई भी कस्टमर जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसका बिजनेस ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। तो वही, अगर आपको विकास करना है अपने व्यवसाय का, अपने व्यवसाय को टिके रहना है, भाई मेरा व्यवसाय चले टिके रहे, ठीक है, तो हमें सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करना होगा, हमें समाज के हित में कार्य करने होंगे। हम उनसे पैसे ले रहे तो उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, ठीक है, उनकी सेवा करेंगे, सामान बेचने के बाद अगर उनको कोई डिफेक्ट मिलता प्रोडक्ट में तो हम बदल के दे देंगे, मतलब सीधे सीधे बस समाज सेवा करेंगे थोड़ा, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे कहता है, देखो व्यवसाय का अस्तित्व वस्तुओं एवं सेवाओं को मानव जाति की संतुष्टि के लिए उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है, ठीक है। लाभ कमाना महत्वपूर्ण है परंतु यह समाज को दी गई सेवाओं का ही परिणाम होता है, ठीक है। व्यवसाय की उन्नति तभी संभव है जब समाज को लगातार वस्तुएं एवं सेवाएं मिलती रहें। इसीलिए सामाजिक उत्तरदायित्व अपनाना व्यवसाय के अस्तित्व और विकास के लिए उचित है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, कोई तुमको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं देगा, तुम उसके पास जाना नहीं चाहोगे, ठीक है, फिर तुम उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट वही बोल रहा, फर्म के दीर्घकालीन हित के लिए, मतलब जाहिर सी बात है। अब तुम सोचो कि मान लो एक गांव है, ठीक है, गांव में एक ऐसा गांव है जहां पर केवल एक दुकान है, अभी तक वहां कोई भी दुकान नहीं है, कोई भी दुकान नहीं, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में मोनोपोली बोलते हैं। एक ही बंदा है जो बेचता है, एक ही विक्रेता है, ठीक है ना, एक ही विक्रेता है, सिंगल सेलर है। तो वो क्या बोलेगा कि भाई मेरे अलावा तो कोई यहाँ दुकान ही नहीं है, हम तो 5 रुपए के समोसे को भी 20 रुपए में बेचेंगे। अब बाकी के लोगों को तो पता है भाई ये समोसा 5 का ही आता है, लेकिन अब कोई दुकानदार है नहीं तो मजबूरन उसको 20 रुपए में लेना पड़ रहा है। लेकिन तुम सोचो जहां 2-3 और दुकानदार आ गए और वो उन्होंने 5 रुपए में ही समोसा बेचना स्टार्ट किया, क्या इसकी बिजनेस टिक पाएगी? कतई नहीं, बंद हो जाएगा, तुरंत बंद हो जाएगा, है ना। मतलब एक दुकान अगर आज खुल गया और लोगों को पता लग गया कि ये 20 में ही बेच रहा है, वो 5 में बेच रहा है, लोग तुरंत 5 वाले की तरफ जाएंगे, है ना। तो 20 वाले का जो है धंधा बंद हो जाएगा, यानी कि लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो फर्म को अगर लंबे समय तक चलाना है दीर्घकालीन हित के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपका व्यवसाय लंबे समय तक चले, तो आपको सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। फर्म अधिकतम लाभ तभी कमा सकती है जब उसका लक्ष्य समाज सेवा भी हो, ठीक है। यदि कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, अंशधारियों और सरकार को लगे कि फर्म समाज के हित में कार्य नहीं कर रही तो वे सहयोग बंद कर देंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने से जनता का विश्वास और सहयोग मिलता है, जिससे दीर्घकालीन लाभ संभव होता है, ठीक है। थर्ड आप पर हो गए। थर्ड, अभी तक देखो पक्ष में तर्क चल रहा है, मतलब दोनों पक्ष में थे ना कि अगर हम सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, तो सामाजिक उत्तरदायित्व मानना जरूरी है। तीसरा पॉइंट भी वही बोलता है, सरकारी विनियम से बचाओ, मतलब अगर आप चाहते हो कि सरकार बीच में ना कूदे, ठीक है। कई बार होता है कि जैसे देखो आप सोचो, दवा ना एक आवश्यक वस्तु में आती है, दवा, फल, सब्जियां, है ना। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम ना मतलब ऐसे ही करके नहीं छोड़ सकते हो कि मतलब दवा है लेके आ रहे 5 रुपए में और बेच रहे 500 में, तो अगर तुम दवा का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ा दोगे तो हमारे समाज में इतने भी धनी लोग नहीं है कि इतना ज्यादा, ठीक है। हमारे समाज में हर प्रकार के लोग हैं, ठीक है। तो हमारे समाज में अगर हर प्रकार के लोग हैं तो वो इतना दवा महंगा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कभी सोचो दवा इतना सस्ता क्यों होता है? इसीलिए होता है, ठीक है, कि भाई हमारे समाज में सबको देख के बनाया गया है कि भाई देखो हमारे समाज में दवा सब लोग खाते हैं, धनी व्यक्ति भी, जिसके पास बहुत ज्यादा धन नहीं है वो भी। अब तुम अगर दवा का प्राइस यहाँ से यहाँ बढ़ा दोगे तो वो व्यक्ति तो उससे वंचित रह जाएंगे, उसका पूरा फायदा दवा नहीं खा पाएंगे, है ना, उनको दवा नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होंगे। तो फिर क्या करती है सरकार? ऐसे में बीच में आएगी, सरकार बोलेगी देखो तुम जो है समाज का नुकसान कर रहे हो, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, ये जो दवा है इस दवा का प्राइस मैं तुमको डिसाइड करके दूंगी, सरकार बोलेगी इस दवा का प्राइस मैं डिसाइड करके दूंगी, इतने में ही तुम बेचोगे और इससे ज्यादा नहीं बेचोगे, और ये प्राइस ऐसा है ना तो तुमको नुकसान होगा ना तो उसको नुकसान होगा, ठीक है। वो तो होगा ही, सरकार फिर आप पे अलग अपने नियम कानून लगा देगी कि अब तुमको मेरे हिसाब से चलना होगा। तो अगर आपको सरकारी हस्तक्षेप से बचना है तो आप सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करिए, ठीक है। तो देखो सरकारी नियम व्यवसाय की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, ठीक है। यदि व्यवसाय स्वेच्छा से सामाजिक उत्तरदायित्व निभाए तो सरकार को नए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे व्यवसाय सरकारी दखल से बच सकते हैं, ठीक है। अगर खुद से सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करोगे तो समाज कभी मतलब सरकार कभी बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है, ये चीज।
फिर तीसरा आता है समाज का रख रखाव। अब देखो जाहिर सी बात है, समाज का रख रखाव का क्या मतलब है कि अगर तुम समाज का ध्यान नहीं दोगे तो कौन ध्यान देने आएगा। देखो जाहिर सी बात है, तुम्हारा बिजनेस भी चल रहा है उसी समाज की बदौलत है। पहली बात तो तुम कच्चा माल लेके आते हो उससे, ठीक है। दूसरा, तुम बेचते किसको, कस्टमर को। अगर वो तुमसे खरीदना बंद कर दे, तुम्हारा बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना कि हम अपने समाज का ध्यान रखें, हम अपने समाज का ख्याल रखें, अपने कस्टमर को ध्यान में रख के अच्छा प्रोडक्ट दे, है कि नहीं, खराब प्रोडक्ट नहीं दे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि समाज का रख रखाव आपको देखना पड़ेगा कि समाज के हित के लिए, हित मतलब समाज के अच्छे के लिए क्या है और समाज के लिए बुरे के लिए क्या है। ये नहीं कि प्रोडक्ट बेच दिया कहानी खत्म। अगर तुमने प्रोडक्ट बेचा है, कोई प्रोडक्ट में खराबी आई तो उनकी शिकायत सुनो, उनकी शिकायत को दूर करो। जब तुम उनकी बात को सुनोगे, उनकी शिकायतों को सुनोगे, है ना, तब जाके तुमसे वो खुश होंगे और वो हर बार तुम्हारे पास ही आएंगे ये सोच के यार ये तो बहुत अच्छा है, मेरी बात भी सुनता है, मुझे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, है ना, सही पैसे में, सही दाम में, सही चीज दे देता है, तो वो तुम्हारे ही पास आएंगे। ठीक है। तो देखो, कानून हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। यदि समाज को व्यवसाय से उचित लाभ ना मिले तो लोग असामाजिक गतिविधियों की ओर मुड़ सकते हैं, जिससे व्यवसाय को नुकसान होगा। इसीलिए समाज के हित की रक्षा के लिए व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना क्या है, आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आप आओगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, व्यवसाय में संसाधनों की उपलब्धता। अच्छा, तुम्हारे अभी जस्ट बता दिया यार कि आप कच्चा माल कहाँ से लेके आते हो, समाज से लेके आते हो। ठीक है। अभी मान लो आप कहीं पर फैक्ट्री खोलोगे, आप अपना बिजनेस चालू करोगे, क्या आप अपने घर वालों को भर दोगे कि आओ मेरे साथ बिजनेस करो? नहीं ना, लोग जो लगेंगे उस बिजनेस में, जो तुमको लोग चाहिए होंगे वो तो तुम समाज से ही लेके आओगे कि भाई मेरा बिजनेस है। ठीक है। मतलब वो आएंगे ना भाई, वो तुम्हारे यहाँ काम करेंगे, तुम उनको बदले में पैसे दोगे, वो तुम्हारे यहाँ काम करेंगे, वो प्रोडक्ट, है ना। अब देखो, तुम्हारे यहाँ काम करेंगे तो क्या काम करेंगे, जाहिर सी बात है वो वस्तु बनाएंगे, वो सेवा देंगे जिससे तुम्हारे व्यवसाय की कमाई हो रही। तो तुम बताओ कि ये संसाधन कहाँ से आ रहा है, संसाधन समाज से ही तो आ रहा। तो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है क्या कि समाज की देखभाल करना, समाज के हित में कार्य करना, वही बोलता है। ठीक है। व्यवसाय के पास वित्तीय संसाधन और कुशल प्रबंधक होते हैं जो समाज की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं। इससे समाज को इन संसाधनों का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। ठीक है। अब देखो, वित्तीय संसाधन कैसे, जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीदते हैं बदले में पैसा देते हैं तो वित्तीय संसाधन आ गया। कुशल प्रबंधक कैसे, तो अच्छे पढ़े लिखे लोग अगर आपकी कंपनी में आएंगे तो आपकी कंपनी आगे जाएगी, है ना। तो वही चीज, जो कुशल प्रबंधक का मतलब जो चीजों को सही तरीके से मैनेज करे और बिजनेस को चलाए। ठीक है। फिर आता है समस्याओं का लाभकारी अवसरों में रूपांतरण। मतलब कि जैसे कोई समस्या आती है तो उसको लाभकारी अवसर बना दिया। जैसे बहुत लोगों ने बोलते हैं ना, आपदा को अवसर में बदल देना। बहुत लोगों ने कोविड समस्या थी उसको अवसर में बना दिया ना, बनाया कि नहीं। ठीक है। मतलब लोग क्या करने लगे, बहुत लोग डोनेट करने लगे। ठीक है। वहां पे भाई सैनिटाइजर और वो एक कौन था, सैनिटाइजर और फेस मास्क की तो सरकारी जॉब लग गई। पहले कोई उसको पूछता तक नहीं था, उसके बाद देखो कोविड के बाद से तो भाई उनकी गजब ही मतलब रेल खींच दी गई है, इतनी ज़्यादा बिकती जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो देखो, व्यवसाय अपने अनुभव और क्षमता का उपयोग कर जोखिम भरी परिस्थितियों को लाभकारी अवसरों में बदल सकता है। इस प्रकार समस्याओं को हल करते हुए वह अपने लिए नए अवसर भी उत्पन्न करता है। ठीक है। वो तो समझ में आ गया। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण। तो ये तो बहुत नॉर्मल है भाई। देखो, यदि समाज जटिल समस्याओं से घिरा हो तो व्यवसाय की सफलता कठिन होती है। ठीक है। श्रेष्ठ समाज व्यवसाय को फलने फूलने का अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। जो व्यवसाय समाज की जीवन गुणवत्ता सुधारने में योगदान देता है उससे भी अच्छा सामाजिक वातावरण मिलता है। जैसे एग्जाम्पल टाटा। अब जो टाटा ग्रुप है, ठीक है, तुम जानते हो कि टाटा ग्रुप कितना ज़्यादा दान पुण्य करती है ना। ये लोग समाज पे कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई समाज को नुकसान ना हो। कोविड के टाइम पे भी, कोविड का भी जो समय था उस टाइम भी टाटा सबसे पहले आगे आई थी कि हम जो है समाज के भले के लिए कार्य करेंगे। तो देखो, टाटा को इसलिए तो इतना लोग प्यार करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि प्रोडक्ट अच्छा है, भाई प्रोडक्ट भी अच्छा है लेकिन समाज के हित के लिए वो हमेशा कार्य करती है, हमेशा वो समाज के लिए खड़ी रहती है, इसलिए टाटा को लोग इतना ज़्यादा आज प्यार करते हैं। ठीक है। ये चीज़ आता है। अब लास्ट पॉइंट आता है सामाजिक समस्याओं के लिए व्यवसाय उत्तरदायित्व। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है कि सामाजिक समस्याओं के लिए व्यवसायिक उत्तरदायित्व। अब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो समाज की वजह से आती है। कैसे?
नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि पोल्यूशन। अच्छा वो छोड़ दो, सबसे पहला एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। अब फैक्ट्री से, ठीक है, धुआं निकलता है, काला काला धुआं निकल रहा है पूरा, है ना, पूरा काला काला धुआं निकल के कहाँ जाता है? आसमान में, हवा में मिलता है, वही श्वास हम लोग खींचते हैं। तो ये समस्या किसके कारण आ रही है? बिजनेस के कारण। तो देखो यार क्या बोल रहा है, कई सामाजिक समस्याएं जैसे पर्यावरण प्रदूषण, असुरक्षित कार्यस्थल, भ्रष्टाचार, भेदभावपूर्ण रोजगार व्यवसाय से उत्पन्न हुई है। ठीक है, इसीलिए यह व्यवसायों का नैतिक कर्तव्य है कि वे इन समस्याओं का समाधान करें, ना कि जिम्मेदारी दूसरों पर डालें। मतलब ये जो पॉल्यूशन उनके वजह से हो रहा है, तो ये उनका सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि वो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ना कि ये ब्लेम दूसरे पे डालें। नहीं नहीं, ये तो हमारे वजह से नहीं हो रही है, उसके अगर तुम्हारे वजह से कोई भी दिक्कत आती है समाज में, तो ये तुम्हारी उत्तरदायित्व है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस प्रॉब्लम का हल करो, तुम उस समस्या का निवारण करो। समझे मेरी बात को यहाँ तक? ठीक है, अब आपने तो पक्ष में तर्क देखा, अब यहाँ पे बात करता है विपक्ष के में। ठीक है, यानी कि अब देखो वो बंदा तो बोल रहा था हमें तो समाज की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो है ना, यहाँ पर हमने दो लोगों की कहानी देखी, एक तो बोल रहा था कि हमें जो है हमें मदद करना चाहिए, अब ये बोलेगा हम मदद नहीं करेंगे। भाई मैं तो विरोध में हूँ, मैं कभी समाज के मदद के साथ में नहीं रहा, मुझे नहीं मन है सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने का, मैं तो हमेशा विरोध में ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, सीधे उसका कहना यह है। ठीक है, तो जिसमें आता है सबसे पहला पॉइंट, अधिकतम लाभ उद्देश्य पर अतिक्रमण। मतलब जैसे क्या बोल रहा है, देखो अब यहाँ क्या विपक्ष में, ठीक है, तो जैसे वही जो बंदा था, कौन था, मिस्टर बी था ना, जो भी था मिस्टर बी। ठीक है, अब मिस्टर बी का कहना है कि यार बिजनेस तो हम अपने लिए चालू किए हैं, बिजनेस मैंने खुद के लिए किया है कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाऊंगा। अब तुम बोल रहे हो यार कि जो लाभ कमाओगे उससे तुम समाज का भला कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है ना, पैसा तो हर कुछ में लगता है। अब तुम अगर उनका चेकअप कराओगे, स्कूल खुलवाओगे, तो ये सब में तुम्हारा पैसा लगेगा, है कि नहीं? हाँ कि ना जी। तो हम तो ये किए, हम समाज की मदद के लिए कभी बिजनेस चालू ही नहीं किए। सामाजिक से अगर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना है तो समाज सेवा करेंगे, व्यवसाय क्यों करें, है ना? तो ये कहता है मेरा उद्देश्य केवल लाभ कमाने का, मैं समाज सेवा नहीं करूंगा। ठीक है, तो व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना इसे चुनौतीपूर्ण बना सकता है। व्यवसाय तभी सामाजिक कार्य कर सकते हैं जब वे पर्याप्त लाभ कमा रहे हों। ठीक है, जो केवल लागत कम करने और कार्यकुशलता बढ़ाने से संभव है। ठीक, मतलब वो बोला कि भाई देखो तुम ही सोचो कि अभी तो बिजनेस स्टार्ट ही किया है। ठीक है, अभी तो बिजनेस जो है स्टार्ट किया, अभी तो केवल हम ही 100 रुपए कमा रहे हो और तुम उसमें भी बोल रहे कि 70 रुपए समाज को दे दो। मतलब ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका दोस्त बोलेगा बाद में, धत बुर्बक, तुम पागल हो एकदम, ऐसा थोड़ी बोल रहे कि तुम जो कमा रहे हो अभी दे दो। एक कंपनी का रूल होता है जिसको बोलते हैं CSR। ठीक है, ये CSR जो है कानूनन उत्तरदायित्व है, कानून के द्वारा बनाया गया है, अब तो कंपलसरी हो गया है। ठीक है, कि आप अब सोचो, आप खुद गरीब हो के दूसरों को मदद कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे दूसरों का मदद। लेकिन जब आप धनी व्यक्ति होगे, आपके पास पैसा होगा, तब आप मदद कर सकते हो ना। तो वही बोलता है कि भाई तुम पहले अच्छा खासा लाभ कमाओ, ठीक है, एटलीस्ट उतना तो कमाओ। अभी तो तुम खुद ज्यादा नहीं कमा रहे, कम से कम उतना कमाओ जिससे तुम अपना सारा खर्चा निकालो, तुम अपना सारा उद्देश्य की पूर्ति कर लो, थोड़ा बहुत पैसा समाज में दे देना। ठीक है, तो वही बोलता है व्यवसाय तभी सामाजिक कार्य कर सकते हैं जब वे पर्याप्त लाभ कमा रहे हों, जो केवल लागत कम करने और कार्यकुशलता बढ़ाने से संभव है। ठीक है, समझ आया पॉइंट? सेकंड आता है आपका उपभोक्ताओं पर भार। अब उपभोक्ताओं पर भार का क्या मतलब है? तो इसका सीधा मतलब है कि देखो कई बार लोग क्या करते हैं ना, पता है तुमको, लोग बहुत बार करते हैं कि अच्छा अभी तो हमने समाज के लिए स्कूल खुलवाया था ना, हमने स्कूल खुलवाया है एक, है ना, अब इस स्कूल को खुलवाने में मेरा जो है इतना पैसा चला गया, तो अब जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे ना, इस प्रोडक्ट से उनसे वसूलेंगे, ये हो जाता है। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट उनको बेच रहे हैं, मान लो उसका स्कूल खुलवाने में जो भी पैसा लगाओ, ठीक है, अब वो जो नया प्रोडक्ट बेच रहा है ना, उस पर 10-10 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब पहले जो डेयरी मिल्क 5 की मिलती थी, अब वो 15 की कर दी। क्यों? क्योंकि वो पैसा वसूल रहा है जो समाज के भले के लिए लगाया था। तो ये तो अंतिम में भार किस पे चला गया? समाज पे ही चला गया। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे देखो, मान के चलो मैंने एक स्कूल खुलवाया, ठीक है, कि इसमें समाज के लोग आके पढ़ेंगे तो समाज का भला होगा। ठीक,
अब मैं ना बिस्किट का कारोबार, मैं बिस्किट चॉकलेट बनाता हूँ, ठीक। अब मैंने समाज से एक भी रुपए, मैंने लोगों से एक भी रुपए चंदा में नहीं लिया, मैंने अपनी मर्जी से बनवा दिया, लोग आके पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा यार बनवा तो दिया, लेकिन मेरा बहुत पैसा चला गया। अब जो मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये रिकवर करना है। मैं जो बिस्किट चॉकलेट बनाऊंगा ना, मैं सभी पे 10-10, 20-20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा और लोगों से मैं पैसे लूंगा। मतलब जो मैं बिस्किट पहले 5 में देता था, अब मैं 10 में दूंगा। तो सोचो, ये तो मैंने बनवा दिया है ना, उनसे पैसा नहीं लिया, लेकिन अब तो लास्ट में तो मैं उनसे ही लागत वसूल रहा हूं समाज से, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे बोलता है, देखो, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण महंगे होते हैं और व्यवसायी अक्सर इन खर्चों को कीमतें बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर डालते हैं, ठीक है। इसीलिए सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम पर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त मूल्य वसूलना अनुचित है। मतलब इसका क्लियर कहना है कि देखो, होता है ना कि प्रदूषण नियंत्रण बोला जाता है, क्योंकि फैक्ट्री से बहुत धुआं निकल रहा है तो बहुत ज़्यादा अतिरिक्त प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कार्य करना बहुत ज़्यादा महंगा होता है, पैसा लगता है, समय लगता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग, जो कंपनी करती है ना, वो अपने प्रोडक्ट को महंगा करके कस्टमर से वसूलने लग जाती है, समझ रहे हो। तो ये तो गलत हो गया ना ये चीज़, इसलिए बोलता है कि ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा आपको कहता है मेरे दोस्त, तीसरा आपका पॉइंट आता है सामाजिक दक्षता की कमी। अब सामाजिक दक्षता की कमी का क्या मतलब है, देखो, क्योंकि बिजनेस में वही लोग होते हैं जो बिजनेस करना जानते हैं, ठीक है। अब वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो समाज सेवा करना नहीं जानते कि समाज सेवा कैसे करनी है, उनको समाज सेवा का कोई आइडिया नहीं है। तो हो सकता है अगर वो समाज सेवा करने जाएं तो समाज सेवा उतने अच्छे से ना करें, समाज के लिए हित उतना सही से नहीं, मतलब समाज के लिए पूरा पूरा योगदान उतने सही से ना दे पाए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि सामाजिक दक्षता की कमी होती है, ठीक है। व्यवसायिक समस्याओं और सामाजिक समस्याओं का समाधान एक समान नहीं होता। व्यवसायियों के पास सामाजिक समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान या प्रशिक्षण नहीं होता, इसलिए इसे विशेष सामाजिक एजेंसियों द्वारा ही संभालना चाहिए। मतलब ये बिजनेस को नहीं पालन करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट आता है विशाल जन समर्थन का अभाव। मतलब कि क्लियर बोल रहा है कि नॉर्मली जो होता है ना, जनता सामाजिक कार्यक्रम में रुचि नहीं। अब मान लो कहीं पर कोई कंपनी प्रोग्राम कर रही है, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम में कस्टमर के बारे में जानकारी दे रहा है कि एक कस्टमर की क्या क्या ड्यूटी है, कस्टमर क्या क्या कर सकता है, कस्टमर के साथ अगर किसी ने फ्रॉड कर दिया तो वो क्या कर सकता है, तुम्हारी जानकारी वाली चीज़ है। लेकिन तुम उस प्रोग्राम में जाना नहीं चाहोगे तो व्यर्थ हो गया पैसा लगाना उन कंपनी का उसमें, है ना, उस प्रोग्राम में। तो वही कह रहा है, सामान्यतः जनता सामाजिक कार्यक्रम में गहरी रुचि नहीं लेती। यदि जनता का सहयोग और विश्वास न मिले तो व्यावसायिक इकाई सामाजिक समस्याओं को सफलतापूर्वक हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पर वही है। अब लास्ट में आता है आपका, यहाँ पर लास्ट नहीं, मतलब वो तो खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ तक आप एक बार रीड कीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। अब आता है, देखो, व्यवसाय का विभिन्न पक्षकारों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व। तो विभिन्न पक्षकार मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके पीछे व्यवसाय है ना, जिसके लिए व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है। अब बताते हैं कौन कौन। देखो, एक व्यवसाय में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विद्यमान होनी उसी समय माना जाएगा जबकि उसे निम्नलिखित तत्वों का समावेश हो, अर्थात व्यवसाय के विभिन्न पक्षकारों के प्रति देखो सीधा आता है कौन कौन। सबसे पहला, ठीक है, व्यवसाय का विभिन्न पक्षकार या समूह के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व। व्यवसाय किसके प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व किसके लिए करेगा? सबसे पहला कस्टमर के लिए, मतलब ग्राहक और उपभोक्ताओं के प्रति। क्या व्यवसाय की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जितने पैसे वो कस्टमर से चार्ज कर रहा उनको उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे? बिल्कुल बनती है। क्या व्यवसाय की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये प्रोडक्ट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन सामने वाले को देना? मतलब इन्फॉर्मेशन मतलब सर ये प्रोडक्ट के बारे में पूर्ण जानकारी आपको बताना। जैसे हम मान लो मैं गया दुकान पे, मैंने एक ब्रेड उठाया, मैंने बोला ये ब्रेड कब बना है, कब खराब होगा, कितने का है। अगर सामने वाला चिढ़ के बता रहा तो ये तो उसकी गलती है, उसकी ड्यूटी है, वो मुझे बताएगा, है ना। मतलब उत्पाद में क्या है, वस्तु में क्या है, क्या नहीं है, कब बना है, क्या मतलब पूरी जानकारी देना। मैं उससे जो पूछूं उसका वो फर्ज बनता है कि वो मुझे जवाब दे, है कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि ग्राहक अथवा उपभोक्ता के प्रति सबसे पहले उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ग्राहकों की संतुष्टि प्रत्येक व्यवसाय का परम कर्तव्य है, परंतु अधिकांश व्यवसाय इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहते हैं, जिसके कारण उन्हें जनता, मीडिया और सरकार द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ता है। जब व्यवसायी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व में असमर्थ होता है तो सरकार कानून बनाकर
उसे बाध्य करती है। हमारी दृष्टि में व्यवसाय में यह उत्तरदायित्व स्वयं निभाने की इच्छा स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि तुम ही सोचो। अच्छा, तुम बोलते हो ना सर इतना बोट इतना आगे क्यों है सबसे? बोट इतना आगे इसीलिए है केवल क्योंकि ना, तुम कभी देखना, तुम उसका हेडफोन ईयरफोन कुछ भी लो, वो हमेशा अपने कस्टमर को प्रेफरेंस देता है। मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट अगर खराब भी होता तुम सर्विस सेंटर जाके बदलोगे ना, अगर मतलब वो बदलने लायक है तो वो बदल के दूसरा दे देगा, बनाने लायक है तो वो बना के दे देगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा हमने तो बेच दिया, कहानी खत्म हो गई। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो बेचने के बाद पूछती भी नहीं है आपका प्रोडक्ट कैसा है, नहीं है, कस्टमर का पूरा ख्याल रखती है बोट। तो वो, अब तुम सोचो, अब जब वो इतना ख्याल रखती तभी तो तुम भी बोट का सामान लेते हो, बोट के प्रोडक्ट्स यूज करते हो, इसलिए लेते हो ना, क्योंकि तुमको पता है वो अपने ग्राहक को पूर्ण संतुष्टि दे रही है। ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रही है। तुम ही सोचो, जिस मान लो दो दुकान है, ठीक है, तुम पैसा खर्च करके गए एक दुकान पर मोमोज खाने जहां उतना टेस्टी नहीं मिला, दूसरे दुकान पे गए जहां टेस्टी भी मिला और उसने आपसे बात वगैरह भी बहुत अच्छे से की, मतलब ज्यादा संतुष्टि तुमको कहाँ मिली? तुम बताओ। तुम बोलोगे सर दूसरे दुकान पे, तुम बार बार कहाँ जाओगे? दूसरे दुकान पे, है ना? तो वही है, ग्राहक के प्रति भी उत्तरदायी होता है कौन? व्यवसायी। ये सब एमसीक्यू में भी आता है भाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कर्मचारियों के प्रति। कर्मचारी के प्रति का मतलब क्या है? हर प्रत्येक व्यवसाय को अपने कर्मचारी के बारे में समझना होगा। मेरा कर्मचारी मेरे से क्या चाहता है, क्या मेरा कर्मचारी खुश है भी कि नहीं, मेरे कर्मचारी को तनख्वाह कम तो नहीं मिल रही, मतलब उसको ये देखना पड़ेगा कि जो मेरे यहाँ लोग काम कर रहे हैं वो खुश तो है ना मेरे साथ काम करके। अगर खुश नहीं है तो उसके पीछे का कारण जानो कि वो खुश क्यों नहीं। हो सकता है किसी को ऐसा लगता हो कि यार मैं तो काम तो बहुत करता लेकिन मुझे पैसे नहीं मिलते, तो उनसे उनकी ये बात सुनकर ये प्रॉब्लम को शॉर्ट करो। तो इससे क्या होगा, कर्मचारी संतुष्ट होंगे, उनको भी लगेगा नहीं नहीं यार यहाँ के लोग, कंपनी के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी प्रॉब्लम सुनते हैं, मेरी बात सुनते हैं, समाधान देते हैं, है ना? तो वो खुश होकर और अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो देखो, एक संतुष्ट कर्मचारी व्यवसाय के विकास में सहायक होता है जबकि असंतुष्ट कर्मचारी प्रगति में बाधक बनता है। इसीलिए व्यवसायी को अपने कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि कर्मचारी केवल उत्पादन का साधन नहीं बल्कि व्यवसाय के महत्वपूर्ण भागीदार है। ठीक है, तीसरा आता है समाज के प्रति। तो ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, क्योंकि हम लोग संसाधन, पूरा संसाधन है ना समाज से ही लेके आते हैं। हम लोग कमाते भी, हम लोग मतलब मैं नहीं, व्यवसाय के बारे में मैं बोल रहा, कोई भी व्यवसाय संसाधन समाज से ही लेके आती है। वो चाहे लोग लेके आए अपनी कंपनी में काम करने के लिए संसाधन, जैसे कि कोई कच्चा माल लेके आए कोई वस्तु को बनाने के लिए, तो वो सब कुछ पूरा संसाधन समाज से लेके आ रही, तो समाज को भी बदले में अच्छे देना, अच्छा रिटर्न देना इसका फर्ज है। ठीक है, तो एक व्यवसायी समाज का अभिन्न अंग है। अभिन्न मतलब जो अलग नहीं किया जा सकता, और समाज में ही रहकर ही व्यवसाय करता है, इसीलिए उसका समाज के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है। ठीक है, भारत में विख्यात उद्योगपति श्री JRD टाटा के अनुसार, जमशेदजी टाटा के अनुसार, प्रत्येक उपक्रम, यानी कि समझना, ये टाटा के अनुसार प्रत्येक उपक्रम चाहे निजी हो या सरकारी अपने साधनों के अनुसार आसपास की जनता की स्थिति सुधारने, बेरोजगारों को रोजगार देने और सहायता चाहने वालों की मदद करने का प्रयास करे। व्यवसाय के स्थानीय, है ना, मतलब कि टाटा के अनुसार क्लियर ये कह रहा था टाटा का कि भाई हर लोगों को, ठीक है, अपने आसपास, मतलब हर व्यवसाय को अपने आसपास के लोगों को उठाना चाहिए। ठीक है, मतलब उनको रोजगार दो, उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो। ठीक है, उनको नुकसान मत पहुंचाओ, जैसे पेड़ वेड़ मत काटो, ये सारा काम मत करो, ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे समाज को नुकसान हो। ठीक है, समाज को खुश रखो, बस ये कहना है। फिर आता है पूर्तिकर्ताओं के। अब एनसीईआरटी में आपको 4 ही मिलेंगे, अदर रेफरेंस बुक में मिलता है। ठीक है, पूर्तिकर्ता का मतलब क्या है? तो जो आपको सामान दे करके जाता है, जैसे होता है ना, अब मान लो कोई छोटा छोटा दुकान है, तो वो क्या खुद से मैगी बिस्किट खुद थोड़ी बनाता, उसको कोई होलसेलर दे के जाता है ना? कोई आता है साइकिल से, गाड़ी से आता है, उसके दुकान पे छोड़ के जाता है, तो वो उसका पूर्ति करता है। ठीक है, तो देखो, उन्हें उचित मूल्य का भुगतान करना, समय पर माल खरीद और नई वस्तुएं प्रस्तुत करने के अवसर देना। ठीक है, ये चीज, उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को समझकर सहयोग करना तथा भविष्य की जानकारी और बाजार परिवर्तनों से अवगत कराना। मतलब क्लियर कहना इनका यह है कि जो पूर्तिकर्ता होते हैं उनको ज़्यादा, अभी जैसे क्या होता है ना, हम लोग सप्लायर का पैसा बहुत, जो हमें प्रोडक्ट सप्लाई करता है, हम लोग बोलते हैं, मतलब दुकानदार जो होते हैं ना, भाई अभी दे देना पैसा, कस्टमर से आएगा, पार्टी से आता दे देंगे, है ना, चलता नहीं ये चीज़।
तो बहुत लोग ऐसे पैसा नहीं लौटाते हैं, बहुत लेट लेट से पैसा देते हैं। तो भाई उसको पैसा समय पर दे दो, क्योंकि वो भी तो बंदा कहीं ना कहीं व्यवसाय कर रहा है। अगर वो व्यवसाय कर रहा है तो वित्त की जरूरत, पैसों की जरूरत तो उसको भी है, तो उस पैसे से वो अपना व्यवसाय भी चलाएगा ना, तो उसको उसका पैसा दे दो समय पर, उसको सही दाम पर प्रोडक्ट, तुम जो उससे प्रोडक्ट लेते हो ये नहीं कि 50 का तो जबरदस्ती 40 थमा दिया, 50 का है तो उसको 50 दो, उचित मूल्य पर उससे खरीदारी करो, है ना, इससे उसी को फायदा होगा, तो उसके प्रति भी व्यवसाय का उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, फिर आता है मालिक। अब देखो ये तो बहुत नॉर्मल है, मालिक के प्रति मतलब जैसे देखो कंपनी में ना शेयर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा कंपनी में क्या होते हैं, शेयर्स। ठीक है, अब कंपनी में शेयर्स का क्या मतलब है मेरे दोस्त, कंपनी में शेयर्स का सीधा ये मतलब है कि जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी की जो पूंजी होती है उनको जब टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया जाता है उसको शेयर्स बोलते हैं। तो जिसके पास भी वो शेयर्स है, यानी कि जिनने क्या हुआ, जिन्होंने भी वो शेयर्स लिए हैं और बदले में पैसे लगाए हैं, ठीक है, तो वो तो कंपनी के एक तरह से मालिक हुए। तो अब क्या उन मालिक का ये फर्ज नहीं बनता कि मेरा व्यवसाय कैसा कर रहा है, अच्छा व्यवसाय चल रहा है, लाभ में है, हानि में है, व्यवसाय के बारे में जानना उनका उत्तरदायित्व है ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, कि विनियोजित पूंजी की सुरक्षा और स्वामियों को उचित लाभांश देना तथा उनके हित की सुरक्षा सुनिश्चित करना, व्यवसाय की प्रगति और तथ्यों को सही जानकारी समय पर देना, सभाओं की सूचना देना और स्वामियों के निर्देशों का पालन करना। मतलब कि क्लियरली अब आपने पढ़ा भी होगा अकाउंट्स में कि व्यवसाय, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं। तो एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो सही रिटर्न कमा के अपने बिजनेसमैन, अपने ओनर को दे, है ना। तो ये वही बोल रहा है कि प्रत्येक व्यवसाय का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो सही रिटर्न कमा के अपने मालिक को दे। लाभांश क्या होता है, लाभांश का मतलब होता है लाभ का कुछ अंश। ठीक है, लाभांश का मतलब क्या होता है, लाभ का अंश। ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट कमाया उसमें से कुछ अंश बांट दो शेयर होल्डर्स में। ठीक है, लाभ का अंश यानी कि जो प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से कुछ प्रॉफिट बांट दो शेयर होल्डर में, वो भी खुश हो जाएंगे, है कि नहीं। अब तुम ही सोचो, तुम मान लो 18,000 कमाते हो, तुम्हें 2,000 एक्स्ट्रा मिल गया कंपनी की तरफ से, तुम खुश हो गए ना, बिल्कुल हो गए। तो वही है कि लाभांश दोगे तो वो भी खुश रहेंगे। ठीक है, ये चीज। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, सरकार। अब सरकार को खुश रखने का एक ही मतलब है भाई, टैक्स समय पर दे दो, वो जो रूल नियम बनाते हैं उनका पूरा पालन करो। अगर तुम सरकार को खुश रखोगे तो सरकार भी तुमको खुश रखेगी, तुम्हारे बिजनेस में कोई भी बाधा ना आने देगी, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है सरकार के प्रति क्या उत्तरदायित्व तो बनता है, सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं, जो टैक्स का नियम है, कानून है, वो सब सही से पालन करो, बात खत्म। ठीक है, सभी सरकारी करो, यानी कि करों का मतलब होता है टैक्स, यहाँ टैक्स की बात कर रहा है, ठीक है, का समय पर भुगतान करना, मिलावट और चोर बाजारी जैसी अवैध गतिविधियों को रोकना और देश के आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान देना। ठीक है, रकारी नहीं या सरकारी होता, सरकारी कर्मचारी। ठीक है, क्या कह रहा है, सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत ना देना और धन या संरक्षण के माध्यम से राजनीतिक समर्थन प्राप्त ना करना। ठीक है, सीधा बोल रहा है कि भाई तुम सरकार को भी खुश रखो, क्योंकि सरकार को खुश रखोगे तभी तुम्हारा बिजनेस भी आगे अच्छे से चलेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसको सही समय पर टैक्स दो, क्योंकि सरकार को क्या चाहिए, कंपनी से टैक्स चाहिए, और जो नियम कानून उन्होंने बनाया है तुम उसका पालन करो, देश की आर्थिक विकास में सहायता करो, उससे ज्यादा सरकार तुमसे कुछ नहीं मांगती। ठीक है, हाँ, और लोगों को गलत प्रोडक्ट मत बेचो जिससे लोगों की तबीयत खराब हो जाए, उससे ज्यादा सरकार तुमसे कुछ नहीं मांगते। फिर ऋणदाताओं के प्रति, ऋणदाता मतलब क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर वही होता है ना जिनको हमको पैसा देना है। ऋणदाता कौन है, जिनसे हमने पैसे लिए हैं, हमें उन्हें पैसे लौटाने हैं। तो भाई जिससे भी तुम उधार में माल लेके आते हो एज अ बिजनेस, तुम जिससे भी, देखो अभी मान लो मेरा व्यवसाय है, मैं जाके कच्चा माल किसी से उधार में लेके आ रहा, कुछ भी मैं किसी से उधार में लेके आ रहा अपने ही व्यवसाय को करने के लिए, तो मेरी क्या ये ड्यूटी नहीं बनती कि मैं जिससे उधार में सामान लेके आए मैं उसको सही टाइम पर पेमेंट कर दूं, है कि नहीं। तो वही, सभी सरकारी नियमों, करों और व्यापार नीतियों का पालन करना, देश की आर्थिक योजनाओं में सहयोग देना और देश के आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान करना। ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, मिलावट, चोर बाजारी और रिश्वत जैसी अवैध गतिविधि बचा, नहीं ये गलत एक पॉइंट आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, ये गलत पॉइंट आ गया भाई, तुम यहाँ पे इसको मैं कट कर दे रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कट कर दे रहा। तुम यह ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या बोलता है, ये क्लियर यही कहता है, इसका कहने का मतलब है कि ऋणदाताओं को समय पर पेमेंट कर दो। ठीक है, और लास्ट आता है क्या,
निक्षेपकर्ताओं के प्रति, तो ये वही है, ठीक है। निक्षेपकर्ता छोड़ दो, इसको जाने भी दोगे उड़ा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो वो हम लोग पहले ही पॉइंट में डिस्कस कर लिए। शेयर होल्डर्स कौन होता है? इन्वेस्टर कौन होता है? जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है कुछ लाभ की कमाने के उद्देश्य से, है ना। तो भाई उनको सही रिटर्न देना, वो पॉइंट तुम लोग पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। अब आता है व्यवसाय एवं पर्यावरण संरक्षण। व्यवसाय एवं पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या है? पर्यावरण मतलब क्या है? जो हमारे चारों ओर है, ठीक है। अब हमारे चारों ओर हवा इतनी दूषित हो रही, पेड़ काटे जा रहे, तो इनकी सुरक्षा करना किसका काम है? व्यवसाय का भी काम है, हमारा भी काम है, ठीक है। तो ये उसी की बात करता है। देखो, प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, वायु, जल, ठीक है। जैसे क्या बोला? वन, वायु, जल का उचित उपयोग करना ताकि उनका भविष्य में भी सुरक्षित और प्रयोग योग्य रहना सुनिश्चित हो। उत्पादन में ऐसी तकनीकों और प्रक्रियाओं का प्रयोग करना जिससे वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण हो, यानी वायु, जल, ध्वनि और पृथ्वी पर हानिकारक प्रभाव ना पड़े। सीधा कहने का मतलब इसका यह है कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए वो सारे कार्य करने चाहिए जिससे पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है। जैसे, तो अब अगर मेरी फैक्ट्री है तो मैं इस तरीके की उत्पादन पद्धति या उत्पादन तकनीक अपनाऊंगा जिससे ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, मतलब प्रदूषण ज़्यादा ना हो। मैं पेड़ नहीं काटूंगा। मैं रात को अगर जा रहा हूँ, मेरा ट्रक जा रहा है तो ज़्यादा पों पों करके हॉर्न नहीं मारेगा, है ना। तो ये सारा काम नहीं करो जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, ठीक है। तो उसमें वही आता है पर्यावरण के नुकसान जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, वायु प्रदूषण, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या? तो सबसे पहला वायु प्रदूषण हो रहा है किसके वजह से? फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, अच्छा धुआं, है ना, जो लोग करके उड़ा देते हैं, वो भी तो वही है, हवा में जाके मिलता है, उससे वायु प्रदूषित हो रही है। अब आजकल क्या है, फैक्ट्रीज के धुएं से हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है जिसमें सांस लेने की भी जगह नहीं है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण क्या है? जब बहुत से तत्व, ठीक है, अब सिंपल है, जब बहुत से तत्व मिलकर वायु की गुणवत्ता को कम कर देते हैं, ठीक है, वही वायु प्रदूषण है। मतलब बहुत से तत्व क्या? फैक्ट्री में बहुत सारी चीजें बनती हैं, वो सारी चीजें बन रही हैं और वो चिमनी के सारे धुएं से बाहर निकल रही है और वो धुआं जाके हवा में मिल रहा। तो वो बहुत सारे तत्व हवा में मिल रहे हैं जो कि उसको प्रदूषित करते हैं। अगर तुम एक प्लास्टिक पन्नी भी जलाओगे तो वो कितना गंदा धुआं देता है ना। इसलिए बोला जाता है पन्नी कभी मत जलाना, ठीक है। लोग ठंड में पन्नी जलाते लेकिन नहीं जलाना, कभी नहीं, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है फिर आगे, मोटर वाहनों द्वारा छोड़ा गया कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण फैलाता है। कारखानों से निकला हुआ धुआं प्रदूषण फैलाता है, ठीक है। अब ये बस ये बोला जा रहा है वायु प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए सरकार ने वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 बनाया है। मतलब ये एक लॉ बनाया गया है, किस लिए? ये एक लॉ बनाया गया है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सके, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट पे आओगे तो क्या बोल रहा है? जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण तो बहुत सिंपल है। क्या होता है? घर का सारा कचरा एक नदी में जा रहा है, फैक्ट्री का सारा कचरा जो है एक नदी में सीवेज के जरिए जा रहा है ना। क्या करते हैं? तो भाई इससे जल प्रदूषित हो रहा है। जो गंगा नदी है, जो यमुना नदी है, जो नॉर्मल कहीं भी आसपास की नदी है, वो शहर का पूरा कचरा उसी में चला जाता है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? जल प्रदूषित ही तो हो रहा। कितने सारे अलग अलग घर के तत्व गंदगी मिल करके एक नदी में जा रहे हैं, तो जल प्रदूषित हो रहा पूरा, ठीक है। तो क्या बोल रहा, देखो, जल को जीवन कहा जाता है और यदि वह भी प्रदूषित हो जाए तो उसके नुकसान कितने व्यापक होंगे। मतलब जल को हम लोग जीवन बोलते हैं, जल ही जीवन है। पी के जिंदा, गर्मी में क्या हालत होती है, प्यास लगी रहती है, पानी मिल जाएगा, अच्छा लगा। अब अगर वही ना मिले तो तुम कैसे जिंदा रहोगे, ठीक है। तो हमारी कल्पना से बाहर है। पानी मुख्यतः रसायन एवं कचरा के ढलाव से प्रदूषित हो जाता है। वर्षों से व्यवसायों एवं शहरों का कचरा नदियों एवं झीलों में बिना परिणाम की परवाह किए फेंका जाता रहा है। जल प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष हजारों पशुओं की मृत्यु हो जाती है और यह मानव जीवन के लिए गंभीर चेतावनी है। और जल प्रदूषण को रोकने के लिए फिर यहाँ एक अलग से लॉ बनाया सरकार ने, ठीक है। ये लॉ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हो सकता है एमसीक्यू में पूछ रहे, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण 1974, ठीक है, समझे। ये सब बचपन में पढ़े थे हम लोग यार। अब ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? गाड़ी लेके जा रहे, भैं 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 करे जा रहे, बेकार, मतलब में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्री में मशीन इस तरीके से चल रही होती जो बहुत तेज आवाज करती हैं, ठीक है। और भी वही सारी चीजें। तो देखो, फैक्ट्रियों तथा मोटर गाड़ियों से निकलती ध्वनि केवल खींच का स्रोत ही नहीं बल्कि
स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए चेतावनी है। ध्वनि प्रदूषण के कारण बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कम सुनना, दिल की बीमारी लगना, मानसिक असंतुलन आदि। ठीक है, तो देखो सीधी बात है, अगर ध्वनि प्रदूषण होगा, हमारे कान में गंदगी जाएगी, तो भाई हम जो है बेकार हो जाएंगे। ठीक है, हमारा दिमाग हो जाएगा फुल्ली खराब, मतलब हम ना कुछ सोचने के स्थिति में रहेंगे। अगर हमारा कान गया, सोचो तुम सुन नहीं सकते हो, यही करोगे, सुन नहीं सकोगे, तो है ना, तो ये चीज सही नहीं है। फिर आता है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण कैसे हो रहा है? हम लोग खाते हैं, गंदगी वहीं फेंक देते हैं, कुरकुरे खाया, रैपर फेंक दिया। ठीक है, हम लोग प्लास्टिक में सब्जी लेके जा रहे हैं, सब्जी का काम हुआ, प्लास्टिक बाहर फेंक दिया, गाय खा रही है, ये खा रही है। कई बार तो प्लास्टिक जमीन के अंदर चला जाता है और पूरा सॉइल, है ना, पूरा भूमि प्रदूषित कर देता है। तो वही बोला जा रहा है। देखो, इस प्रदूषण का कारण क्या है? कचरे का भूमि के अंदर दबा देने से होता है। इसके कारण भूमि की गुणवत्ता तो नष्ट होती ही है, भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। ठीक है, भूमि जो गुणवत्ता पहले नष्ट हो चुकी है, वह भूमि प्रदूषण की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों ने समय समय पर अनेक कदम उठाए, जैसे लकड़ी की कटाई पर प्रतिबंध लगा, है ना, ये सारे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये सारी चीजें करी गई भूमि प्रदूषण को बचाने के लिए। ठीक है, फिर आता है लास्ट क्या है आपका? रासायनिक प्रदूषण, यानी कि केमिकल पोल्यूशन। ठीक है, रासायनिक मतलब क्या है मेरे भाई? तो रासायनिक प्रदूषण का सीधा मतलब है जो केमिकल के लिए होता है। ठीक है, अब देखो, पर्यावरण प्रदूषण होने का पांचवा कारण रासायनिक प्रदूषण का होना है। आज भारत में उपज में वृद्धि तथा फसलों और पौधों की को कीड़ों के लगने से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के रसायन, जैसे डीडीटी, रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड आदि का प्रयोग किया जाता है। अनेक प्रकार के कारखानों तथा उद्योग द्वारा भी कुछ प्रकार के, अब देखो, अब आजकल क्या करते हैं लोग क्या करते हैं, फल, है ना, या फिर गाय का भी दूध तो लोग केमिकल से ही करते हैं ना भाई, कितना मिलावट हो जाता है। फलों पर जो है केमिकल स्प्रिंकल किया जाता है कि फल फ्रेश दिखे, सब्जियां फ्रेश दिखें। तो अब वो जब हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल भी जा रहा है, तो वो रसायन ही तो है, रासायनिक प्रदूषण तो हो रहा है कि नहीं? तो वही चीज बोल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओगे तो देखो, बोलता है पर्यावरण प्रदूषण का व्यवसाय पर प्रभाव। तो ये जो पर्यावरण प्रदूषण हुआ है, उसका व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा है? ठीक है, ये सारा कुछ आप एक बार क्या खुद रीड कर लोगे? ये सारा कुछ आप एक बार खुद ही रीड कर लोगे? मैं आपको कंक्लूजन पढ़ा देता हूँ मेनली जो है। ठीक है, ये आप खुद रीड कर लेना, मैं नोट्स अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो देखो, या फिर मैं पढ़ा दूं, क्या कहते हो? मैं तुमको मेनली पढ़ा देता हूँ जो रीजन है। ठीक है, तो देखो, व्यापार और उद्योग पर पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव सीधा और गंभीर है कि यह न केवल प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करता है, बल्कि आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी सीमित कर देता है। मतलब जैसे कि अगर तुम्हारा व्यवसाय बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है, ठीक है, तो कई बार सरकार आप पे नियम कानून लगा देती है कि आप ये चीज नहीं कर सकते, है ना। तो मतलब वही बोल रहा है कि ये केवल प्राकृतिक संसाधन को नष्ट नहीं कर रहा, ये बिजनेस को भी नष्ट कर रहा। तुम सोचो, अगर मेरी फैक्ट्री है जिससे बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा, सरकार देखेगी, सरकार ने नोटिस किया, सरकार सीधा बंद करने का आदेश दे देगी। ठीक, अब अगर बंद हुआ तो मेरा तो जो नुकसान है ही, मैं जो कमा रहा था वो आर्थिक क्या, वो देश की आर्थिक स्थिति में सहायता हो रही थी, मतलब देश के अर्थव्यवस्था में ये पैसा जा रहा था। ठीक है, तो अब ये भी आर्थिक स्थिति भी खराब होगी, क्योंकि मैंने आर्थिक मदद करना, बिजनेस में क्या, औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास भी रुक गया। देश का जो एक कंपनी जो मेरी थी, जो मेरी कंपनी कमा के दे रही थी, वो कंपनी बंद हो जाएगी, तो देश में एक जगह से पैसा और जाना बंद हो जाएगा। तो ये इंडस्ट्री, मेरी बिजनेस तो बंद हुई, साथ में आर्थिक विकास भी रुक गया देश का, हुआ ना। तो वही चीज़ है, ये सारा पड़ता है फर्क। ठीक है, ये तो तुम्हारे रीडिंग के लिए मैंने दिया है बस। ठीक, ये रीड जरूर करना है एक बार। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपको, पर्यावरण प्रदूषण का व्यवसाय पर प्रभाव बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज है, तो तुम एक काम करो, वही तुम्हारे लिए एनफ है। ठीक है, वो तुम्हारे लिए एनफ है, अगर तुम इसको सेल्फ भी रीड कर लेते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई अभी। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, हेडिंग मैं समझा देता हूँ, छोड़ो। ठीक है ना, एक काम करो, ये जो कंक्लूजन है ना, इस कंक्लूजन को मैं एंड में कर दूंगा। देखो, पर्यावरण प्रदूषण का व्यवसाय पर प्रभाव, तो शुद्ध वायु, जल की कमी के कारण उत्पादन मात्रा और गुणवत्ता दोनों घट जाती है। प्रदूषित वातावरण से श्रमिक और विशेषज्ञ बीमार पड़ जाते हैं, जिससे कार्य क्षमता कम होती है और पलायन बढ़ता है।
ठीक है। सरकार उद्योग पर विभिन्न प्रतिबंध लगाती है जिससे उत्पादन में रुकावट आती है, ठीक है, और क्वालिटी में गिरावट है ना। देखो क्या बोला, सीधी बात आप पढ़ो, उत्पादन तथा उत्पादकता पर कुप्रभाव। अगर ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित होता है तो सरकार क्या करती है, उस चीज के उत्पादन पे। अभी क्या हुआ, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा था, ठीक है, तो शायद से हुआ ना कि तंदूर पे रोक लगी कि तंदूर नहीं बनेगा ऐसा करके, ठीक है। कहीं कहीं किसी चीज का पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता, उसी चीज पे रोक लगा दिया जाता, ये नहीं होगा तो क्या होता, उसके प्रोडक्शन पे, उसके उत्पादन पे रोक हो जाता। अब अगर एक बार उत्पादन पे रोक हो गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई वो चीज अगर रुकी, मान लो तुम्हारा 5 प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट कोई बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, वो प्रोडक्ट के उत्पादन पे सरकार ने रोक लगा दिया। पहले तुम 5 प्रोडक्ट से कमाते थे, अब तुम केवल 4 प्रोडक्ट से कमाओगे, जाहिर सी बात है ना, तो एक जगह की कमाई तो रुक गई। दूसरा, अगर वहां पे बहुत ज्यादा प्रदूषण है तो लोग जो आसपास में काम कर रहे होंगे वो बीमार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे। तो वही कहता है ये, ठीक है, ये क्या है, ये वही कह रहा है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कहता है, वही श्रमिकों की कार्यकुशलता पर कुप्रभाव। श्रमिकों की कार्यकुशलता पर कुप्रभाव का मतलब क्या है मेरे दोस्त, मतलब कि क्या होगा, अब जाहिर सी बात है अगर शुद्ध हवा किसी को नहीं मिलेगी, अब जैसे कि दिल्ली की हवा में थोड़े देर दौड़ लो तो तुम हांफने लग जाओगे, है ना। तो भाई तुम अगर बहुत बुरे प्रदूषण वाली जगह पर कार्य कर रहे हो तो तुम्हारे लंग्स के अंदर भी तो कचरा भरेगा, तुम्हारे हेल्थ पे भी तो असर आएगा, ठीक है। पानी से तुम्हारे बाल गिरेंगे, तुमको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गंदा पानी पियोगे, गंदा हवा तुम क्या इनहेल करोगे, गंदे हवा का तुम सेवन करोगे, तो सीधी बात है तुम्हारे ये जो बॉडी पर गलत प्रभाव ही तो पड़ेगा ना। तो वही कहता, पर्यावरण प्रदूषण व्यापार और उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि वे प्रदूषण से उत्पन्न रोगों, शीघ्र थकान, कार्य में अरुचि, श्वास लेने में कठिनाई जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। इसके अलावा गंदगी और अस्वच्छता के कारण आवास संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, और मस्तिष्क में निरंतर तनाव बना रहता है जिससे उनकी समग्र कार्यकुशलता घट जाती है। अब अगर तुम सोचो मन में टेंशन लेकर पढ़ाई करोगे तो तुम ढंग से पढ़ पाओगे, कभी कभी नहीं पढ़ पाओगे, जाहिर सी बात है कि नहीं। तो वही बोला है कि अगर इतना ज्यादा हेल्थ खराब होने के बाद तुम्हारा मन चिड़चिड़ा रहता है ना, तो वही उनके साथ होगा, ठीक है। तीसरा, विकास की प्रक्रिया में गतिरोध, ये ऑलरेडी बता दिया कैसे। तो देखो क्या बोलता है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण व्यापार एवं उद्योग के विकास और विस्तार की योजनाएं प्रभावित होती हैं, ठीक है, जिससे विकास प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं, तीव्र ध्वनि और औद्योगिक अवशिष्ट स्थानीय जनता तथा सरकार के विरोध का कारण बनते हैं, और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की कमी उत्पन्न होकर उद्योगों के विकास में बाधा आती है। सीधी बात जो हम लोग बना चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, वही अगेन आ गया है, ठीक है। मतलब अगर तुम बहुत ज्यादा पोल्यूशन करोगे तो तुम्हारे बिजनेस का सब लोग विरोध करने लग जाएंगे, ठीक है, कि बंद करो बंद करो। अगर कस्टमर को, वहाँ की स्थानीय निवासी को अगर बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी तुम्हारे बिजनेस के प्रदूषण से, तो वो क्या हड़ताल पे आ जाएंगे, जिसके कारण हो सकता है तुम्हारा बिजनेस बंद भी करना पड़ जाए। अगर वो अपने पे आ गए तो बिजनेस बंद करा के छोड़ेंगे, तो तुम्हारे विकास में क्या आएगा, रोक आएगा, है ना, विकास प्रक्रिया में गतिरोध आएगा, वही चीज बोलता है। फिर आता है क्या, व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के मनोबल तथा नैतिकता में गिरावट। अब तुम सोचो यार, मतलब कि क्या बोल रहा है कि इतना ज्यादा अगर पोल्यूशन होगा, ठीक है, इतना ज्यादा अगर पोल्यूशन रहेगा, और मतलब तुम चीज क्या बोल रहे हो कि जैसे कि लोग मिलावट भी करेंगे प्रोडक्ट में। अब मान लो तुमको अगर कोई मिलावट करके प्रोडक्ट बेच रहा है, तुम दोबारा उसके पास से कभी लेने नहीं जाओगे, है कि नहीं। तो ऐसे क्या होगा, लोगों का व्यवसाय के ऊपर से भरोसा उठने लग जाएगा और लोग उसके पास से खरीदना बंद कर देंगे, है कि नहीं। देखो, जल, वायु, भूमि तथा ध्वनि प्रदूषण का व्यापारियों और उद्योगपतियों के मनोबल और नैतिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप मिलावट, माप तोल में कमी, हिसाब में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार जैसी दूषित प्रवृत्तियां बढ़ रही है। इससे व्यापारियों और उद्योगपतियों की नैतिकता और प्रतिष्ठा में गिरावट आ रही है, जिसका प्रमाण देशी और विदेशी बाजारों में उनकी ख्याति में कमी है। अब हमें कोई पता चलता है कि भाई ये तो खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो हम लोग यूज करने से हिचकिचाते हैं, है ना। तो वही होता है भाई। अब क्या, कृषि विकास पर कुप्रभाव, ठीक है। अब देखो, आज कृषि को भी उद्योग का दर्जा दिया जाता है। अनुकूल पर्यावरण होने पर इसका तेजी से विकास होता है, कृषिगत वस्तुओं की मांग बढ़ती है और नवीन साधनों तथा आधुनिक तकनीक का उपयोग संभव होता है। मतलब अब देखते हो ना, एग्रीकल्चर को भी एक इंडस्ट्री बना दिया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर बोला जाता है, तो इसको आज एक अलग दर्जा दिया जाता है, ठीक है।
अब ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने से फसल नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। हवा अगर शुद्ध नहीं होगी, पानी शुद्ध नहीं होगा तो कौन सा फसल उगेगा, है कि नहीं। और इतना प्रदूषण की वजह से इनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखो, इसके विपरीत पर्यावरण प्रदूषण से कृषि विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसियों के अनुसार प्रदूषण के कारण खेती की भूमि बंजर हो रही है, ठीक है, रेगिस्तानीकरण बढ़ रहा है और ज्वालामुखी, भूकंप, भूचाल व भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ रही हैं, ठीक है, ये चीज़। फिर आता है 7 नंबर पॉइंट। अब बिजनेस के इफेक्ट पे तो ग्रोथ आता ही है मेरे भाई, ठीक है। अब ये तो हो गया, कितनी बार एक ही पॉइंट रिपीट करवाएगा, पागल कर देता ही है ना कभी कभी। चलो, क्या बोल रहा है कि देखो, सीधी बात है, अगर बहुत ज़्यादा किसी देश के देशी और विदेशी व्यापार की मात्रा प्राकृतिक उस देश के पर्यावरण पर निर्भर करती है, जिससे यह तय होता है कि व्यापार में कृषिगत वस्तु और औद्योगिक उत्पाद की प्रधानता होगी, ठीक है। अब जैसे कि मतलब व्यापार में औद्योगिक उत्पाद मतलब जो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, कृषिगत मतलब जो खेत में उगाए जाते हैं। तो अभी अपने देश में फिर भी जो है ना खेती वाले प्रोडक्ट ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे फल सब्जियां ये इंडस्ट्री में नहीं होती, ये खेत में उगाए जाते हैं ज़्यादातर। बहुत सारी चीज़ें जो है ना मतलब मैनुअली बनाई जाती हैं, ठीक है। इंडस्ट्री के प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी थोड़े से कृषिगत उत्पाद ज़्यादा है। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण होने की वजह से क्या कृषिगत उत्पादों में कमी आने लगी है, उनकी गुणवत्ता में गिरावट आने लगी है ना। तो वही ये पॉइंट आपको कह रहा है मेरे दोस्त, समझ में आई मेरी बात, वही आपको ये पॉइंट कह रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप पढ़ोगे तो देखो क्या बोला, पर्यावरण प्रदूषण व्यापार के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे देशी विदेशी व्यापार में वस्तुओं की मात्रा किस्म में गिरावट आती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव खाद्यान्न व्यापार पर पड़ता है, क्योंकि लोग प्रदूषित खाद्यान्न के उपभोग से डरते हैं, जो अनेक बीमारियों का कारण बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैड इफेक्ट, यानी कि परिवहन के विकास पर कुप्रभाव। तो देखो, अब क्या बोल रहा है कि परिवहन के साधनों का अधिकतम उपयोग व्यावसायिक और औद्योगिक क्रियाओं में होता है। किसी देश में कौन सा साधन सबसे अधिक विकसित होगा, यह पर्यावरण और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आर्थिक परिस्थिति मतलब कि कितना पैसा किसी देश के पास है। अब जैसे कि हालांकि परिवहन जो डिसाइड किया जाता है, अगर तुम एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर रहे हो तो ज़्यादातर जल का रास्ता अपनाया जाता है ना, जल परिवहन इस्तेमाल किया जाता है। ये सब चीज़ पोल्यूशन पे भी देखा जाता है, ठीक है। ये इस चीज़ बोल रहा है। देखो, आंतरिक व्यापार में रेल और सड़क परिवहन प्रमुख होते हैं। मैंने क्या बोला, अगर एक देश दूसरे देश से व्यापार करेगा मतलब अंतरराष्ट्रीय। आंतरिक का मतलब अगर अपने ही देश के भीतर में व्यापार हो रहा है तो वो आंतरिक व्यापार, मतलब इंडिया से कोलकाता माल भेज रहे हैं, बैंगलोर, इंडिया से कोलकाता यार, दिल्ली से कोलकाता माल भेज रहे हैं, बैंगलोर से मुंबई माल भेज रहे हैं, तो ये आंतरिक व्यापार हुआ। इसमें ज़्यादातर रेल या फिर जहाज का इस्तेमाल होगा। लेकिन दूसरे देश से व्यापार करेंगे तो पानी का, है ना। तो देखो, विदेशी व्यापार में जल और वायु परिवहन का अधिक प्रयोग होता है। हालांकि सभी प्रकार के परिवहन, वायु, जल, रेल, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तुम सोचो, अगर बहुत ज़्यादा मतलब ट्रक वगैरह चलेगा जो ईवी नहीं है, अब इसलिए तो ईवी आया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आने का उद्देश्य यही है ना कि ज़्यादा प्रदूषण ना हो, ठीक है। क्योंकि ईवी क्या करेगा, धुआं नहीं छोड़ता है, चार्ज होता है, चलता है, इससे क्या एयर पोल्यूशन बहुत हद तक कंट्रोल में है, ठीक है। तो यही चीज़ है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका लास्ट इंडस्ट्री के ग्रोथ पर। तो वही चीज़ है भाई, अगर ठीक है, इसको छोड़ दो, ये जाने दो, या कर लो, छोड़ो, तुम बोलोगे कहाँ सर आप भी छुड़वा रहे हैं एक पॉइंट, है ना। तो देखो, परिवहन के साधनों का आर्थिक उद्देश्य क्या बोल रहा है कि ये वही पॉइंट है, सेम चीज, ठीक है। परिवहन के साधनों का आर्थिक उद्देश्यों के लिए मुख्य प्रयोग व्यावसायिक और औद्योगिक क्रियाओं में होता है, और यह कि कौन सा माध्यम अधिक विकसित होगा देश, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण सभी परिवहन साधन, रेल, सड़क, जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्रदूषण के कारण परिवहन में अवरुद्धता, विलंब। अब देखो, सीधी बात है कि भाई प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया, देखते हो इंडिया में बहुत ज़्यादा ओस हो जाता है, ओस, ठीक है। तो क्या होता है, उसके कारण ट्रेन धीमी हो जाती है, बहुत बार तो फ्लाइट्स भी कैंसिल हो जाती हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, इस इंडस्ट्री पे बुरा प्रभाव पड़ता है कि भाई प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि प्रदूषण इसको इफेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट वही बोल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट, और अलग अलग क्या, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, देश में ऊर्जा संकट उत्पन्न होने से व्यापार तथा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, आर्थिक, वही सारे पॉइंट है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ तक एक बार आप रीड करिए फटाफट से। अब जो है, अब हमारा आता है मेरे दोस्त व्यवसायिक नैतिकता, है ना, बिजनेस एथिक्स पे अब हम लोग बात करेंगे। तो ये क्या है, ये सिंपल एक है विवेक का मतलब,
हमें ये पता होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत, बेसिकली उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, व्यवसायिक नैतिकता की अवधारणा का अर्थ का क्या मतलब है, तो क्लियर कि हमें पता होना चाहिए हम कितना सही का, अगर हम प्रोडक्ट एक्सपायरी, कस्टमर से पूरा पैसा ले रहे हैं, उनको एक्सपायरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो मुझे तो पता है ना कहीं ये गलत है, तो ये बौद्धिक है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, व्यवसायिक नैतिकता की अवधारणा से आशय उन सिद्धांतों एवं आदर्शों से है जो व्यवसाय के क्षेत्र में व्यवसाय के नैतिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, मार्गदर्शन करते हैं एवं प्रभावित करते हैं। मतलब भाई कि कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना जिससे लोगों को नुकसान हो। ठीक है, अब बोलता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोल रहा है कि व्यवसायिक नैतिकता के अवधारणा के प्रकार। ठीक है, तो कितने प्रकार है, 2 प्रकार है, ध्यान रखेंगे। कितने प्रकार है मेरे दोस्त, 2 प्रकार है। ठीक है, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न। ठीक है, एक होता है क्या होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न, परंपरागत अवधारणा और आधुनिक अवधारणा। ठीक है, तो एक अवधारणा कौन सी है, एक अवधारणा आपकी परंपरागत है। ठीक है, और दूसरा बोलेगा परंपरा का मतलब क्या होता है, सीधी बात है, परंपरा मतलब हम लोग हमेशा पुरानी बातें करते हैं। ठीक है, और आधुनिक का मतलब नया। तो ये 2 अवधारणा है, एक पुरानी अवधारणा है और एक नई अवधारणा है, मतलब 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, क्या है, तो 2 तरह के जो है कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, ये 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता है लाला। समझ में आ रही है मेरी बात यहाँ तक। एक है क्या परंपरागत अवधारणा और एक है आधुनिक अवधारणा। जिसमें परंपरागत अवधारणा आपको क्या कहता है मेरे दोस्त, परंपरागत अवधारणा आपको क्या कहता है, परंपरागत अवधारणा का सीधा मतलब है कि पुरानी अवधारणा है। ठीक है, ये क्या है मेरे दोस्त, ये पुरानी अवधारणा है। ठीक है, अब पुरानी अवधारणा का मतलब कि देखो यहाँ पे ना पुरानी चीजें सोची जाएंगी। देखो क्या बोल रहा है, व्यवसायिक नैतिकता की परंपरागत अवधारणा के अनुसार, ठीक है, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री पर अधिकतम लाभ कमाना था। मतलब पुराने जमाने में क्या था, सोचा जाता था कि हम केवल और केवल प्रॉफिट कमाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, हमारा कार्य नहीं है कि हम समाज की भी सेवा करें, ये पुरानी सोच थी। ठीक है, यह जो है स्वार्थ और मुनाफाखोरी पर आधारित थी। मतलब जाहिर सी बात है ना, हम अगर ऐसा बोल रहे हैं कि हम तो केवल प्रॉफिट कमाएंगे, हमें नहीं मतलब है उससे उससे उधर क्या हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये तो स्वार्थी हूं मैं, सेल्फिश हूं मैं केवल प्रॉफिट को देखता हूं, अगला क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे उससे, है कि नहीं। इसमें नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व, ईमानदारी या उपभोक्ता सेवा की कोई जगह नहीं थी। आधुनिक व्यवसाय में अब इस अवधारणा को धीरे धीरे लोप हो रहा है। मतलब पुराने समय में कोई भी बिजनेस सामाजिक उत्तरदायित्व को नहीं मानता था ज्यादा। अब आधुनिक अवधारणा में धीरे धीरे ये चीज आ रही है। ठीक है, तो देखो व्यवसायिक नैतिकता की आधुनिक अवधारणा का क्या है उद्देश्य, सेवा प्रथम लाभ द्वितीय है। सेवा प्रथम लाभ द्वितीय का मतलब किस कस्टमर की हम पहले सेवा करेंगे, कस्टमर अगर मेरे पास आता है तो हम उसको बैठाएंगे, पानी पूछेंगे, मतलब उसको खुश रखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि प्रोडक्ट भेज दिया काम खत्म। अगर हमने प्रोडक्ट बेचा है तो बेचने के उपरांत, बिक्री उपरांत सेवा भी देंगे। आफ्टर सेल सर्विस सुने हो ना, बिक्री उपरांत सेवा, कि प्रोडक्ट बेच दिया, कभी खराब हो गया तो उसके घर पे जाके बना देंगे, ठीक कर देंगे, दूसरा प्रोडक्ट दे देंगे, वारंटी गारंटी में है तो, है ना, ऐसा करके। अगर ऐसा है तो ठीक है, पहले ये सब नहीं होता था, पहले था बेच दिया कहानी खत्म, तुम समझो हमने तो बेच दिया। अब है कि भाई हम लोग क्या सेवा पहले देते हैं, बाद में लाभ का सोचते हैं। ठीक है, मतलब व्यवसाय क्या बोल रहा है आगे, यह ग्राहकों की सेवा और सभी पक्षकारों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए उचित लाभ कमाने पर बल देती है। ठीक है, मतलब लाभ कमाओ लेकिन सही तरीके से। मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति को समाप्त कर आधुनिक व्यवसाय में नैतिकता का महत्व बढ़ गया है और यही आज प्रचलित अवधारणा है। ठीक है, अब आपको मेरे दोस्त कहता है यहाँ पर क्या, अब आपको कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, मतलब ना कि देखो एलिमेंट यानी कि तत्व का मतलब होता है ना कि कुछ चीजों से मिलके बना है। तो ये जो व्यवसायिक नैतिकता है किन तत्व से बना है, मतलब किन चीजों से मिलके बना है। तो सबसे पहला नैतिकता, मोरालिटी, मतलब खुद में पता होना चाहिए। एक होता है ना मेरा मोराल कहता है कि ये सही नहीं है, हमें पता होता है ना ये सही है क्या गलत है, झूठ है सही है, सच और गलत का फर्क पता होता है, सच झूठ का। ठीक है, तो वही चीज देखो
व्यवसाय को अपने व्यवसाय में नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, मतलब कि हमेशा उसको कस्टमर को प्रेफरेंस देना चाहिए। गलत तरीके से बिजनेस करने पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए कि पैसा लेंगे और मिलावट वाला प्रोडक्ट दे देंगे। नहीं, पैसा ले रहे हो तो उसको सही प्रोडक्ट दो, यही है व्यावसायिक नैतिकता। ठीक है, ईमानदारी, निष्पक्षता एवं उत्तरदायित्व, तो वही बोल रहा बार बार कि व्यवसाय को अपने व्यवहार में ईमानदारी, निष्पक्षता एवं उत्तरदायित्व की भावना बरतनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेंगे कि भाई हाँ, ये हमारे प्रोडक्ट में फॉल्ट था, ये नहीं कि भाई तुम जानो क्या था, हमने तो बेच दिया। ठीक है, तो ये इन दो चीजों से मिलकर बना है। तीसरा चौथा आता है समता। समता का मतलब समान। ठीक है, देखो, व्यवसायिक नैतिकता के समता का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अनुसार व्यवसाय में सभी के साथ समान व्यवहार, मैंने क्या बोला, समान, समान उठाने वाला सामान नहीं, हम लोग किसी के साथ समान बिहेव, मतलब सेम बिहेव कर रहे, होता है ना कि इसको ज्यादा मान रहे उसको कम मान रहे, नहीं, सबको। अब कई बार होता है कुछ बिजनेस ना, जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो दुकानदार उनको बहुत अच्छे से बात करते हैं उनसे, जो बहुत पैसे वाले लोग नहीं होते उनसे उतने अच्छे से बातें नहीं करते। ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहा है। ये कहता है कि एक व्यवसायी को सभी से समान व्यवहार किया जाना चाहिए, उसको अमीर गरीब नहीं देखना चाहिए, जाति व धर्म संबंधी मतभेद नहीं होने देने चाहिए। ठीक है, फिर आता है देश के कानून का पालन। अब देखो, जाहिर सी बात है, एक अच्छा व्यवसायी तुम कब कहलाओगे, एक अच्छा बिजनेसमैन जब तुम सही से टैक्स भर रहे हो, देश के कानून का पालन कर रहे हो, कोई जमाखोरी नहीं कर रहे हो, कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, है ना, तभी। तो देखो, व्यवसायी को देश के कानून का पूर्णतः पालन करना चाहिए, जैसे एकाधिकारी एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार नियम, ट्रेडमार्क एवं पेटेंट अधिनियम, कर चोरी से संबंधित अधिनियम और मिलावट। सीधा सीधा कहना है इसका कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे व्यवसाय को क्या हो, नुकसान हो जाए। ठीक है, फिर पढ़ोगे तो देखो वही स्वतः भारित अनुशासन, तो मतलब खुद से देख के भाई हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है पता होना चाहिए, कस्टमर को सही प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, तो व्यवसाय को स्वतः भारित अनुशासन अर्थात स्वयं पर लगे अनुशासन का पूर्णतः पालन करना चाहिए। सामाजिक मूल्यों का पालन, कि भाई कचरा इधर उधर नहीं फैलाएंगे। ठीक है, ज्यादा प्रदूषण करने वाली पद्धति नहीं इस्तेमाल करेंगे, मतलब अगर हम लोग उत्पादन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि हम कचरा नदी में ना फेंकें, ज्यादा प्रदूषण ना करें, काला धुआं ना हो जिससे समाज को नुकसान हो, तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे समाज को नुकसान हो, बुरे कर्मों पर सहयोग नहीं, अगर कोई गलत तरीके से व्यापार कर रहा है तो हम उसकी मदद कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो, व्यवसायी को बुराई या बुरे कार्यों में कदापि सहयोग नहीं देना चाहिए, जैसे कम तोलना, कम है ना मापना, मिलावट करना, कुछ दिखाना और कुछ दिखाना और कुछ देना का मतलब क्या है, ऑनलाइन में होता है ना, दिखा कुछ आ गया कुछ, बहुत बार होता है, तो ये वही बोल रहा है। ठीक है, सहयोग की प्रवृत्ति, मतलब एक व्यवसायी को सभी की मदद करनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि आप किसी की भी मदद करने के लिए क्या हो, रेडी हो। सीधा कहने का मतलब मेरे दोस्त यही है। ठीक है, कि व्यवसाय को सहयोग की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, सामूहिक हित के कार्य में सदैव सहयोग करना चाहिए, जैसे समाज सेवा करने वाली संस्था, अनाथालय, विधवा आश्रम, चिकित्सालय की आर्थिक सहायता करना। ठीक है, जैसे टाटा करते हैं ना, जैसे कोविड आया था तो कितने बिजनेसमैन आकर के आगे आके अपना उन्होंने डोनेट किया था। ठीक है, तो उनका क्या था, सहयोग की प्रवृत्ति थी, वो मदद करना चाहते थे। ठीक है, ये चीज आता है, समझ आ गई मेरी बात। चलो ये दो डिलीट कर दो, इन दोनों को कोई मतलब नहीं है, जो मैंने वहां लिखा पॉइंटर से। ठीक है, तो इसके बाद मेरे दोस्त आपका चैप्टर हो जाता है ये खत्म। यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व का सीधा मतलब क्या था कि हमारा प्रत्येक व्यवसाय का समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होता है, और वो उत्तरदायित्व ये है कि वो समाज के हित के लिए कार्य करे, मतलब समाज के भले के लिए काम करे, समाज के नुकसान के लिए नहीं। नुकसान मतलब उनको गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, कुछ दिखाना, कुछ देना, ये सब काम ना करे। ठीक है, समाज की मदद करे। तो यही था चैप्टर मेरे दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस साइड आई सिंह साइनिंग ऑफ। मिलेंगे हम लोग अपनी अगले क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। अगर दिन में देख रहे हो तो गुड नाइट, अगर रात में देख रहे हो तो टाटा। दिस साइड आई सिंह साइनिंग ऑफ।